इस बीच कुछ एक कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल पूछ रहे हैं। सुरेश कुमार हैं बाड़मेर से अपना सवाल पूछने के लिए। सुरेश नमस्कार, अपना सवाल पूछिए आप। नमस्कार सर, मैंने सर IOL परचेज किए थे 145 से 100 से। अच्छा, ये कब खरीदे थे आपने? सर ये तकरीबन 2 मंथ हो गए। 2 महीने हो चुके हैं। कुछ खास वजह? नहीं सर, ये आपके एनालिसिस में बताया था इसको सुपर शेयर के तौर पे। वो आज बताया था जी। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। इनकी खरीद थोड़ी महंगी है क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने ले लिया था। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है IOL केमिकल, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं तो? मेरे ख्याल से डिम्पी ये शेयर में हमको लग रहा है कि इमीडिएट अपसाइड कोई नहीं है। इनफैक्ट हम समझते हैं कि अगर केमिकल स्पेस में अगर इनको एक अच्छा विकल्प चाहिए तो शायद गुजरात एल्कली एक अच्छा शेयर रहेगा। मेरे ख्याल से इस शेयर से निकल के अगर ये गुजरात एल्कली में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एज वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे। IOL से मेरे ख्याल से स्विच करके गुजरात एल्कली में अगर ये करते हैं तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। जी, तो आपको राय दी गई है कि आप IOL केमिकल से निकल सकते हैं और किसी और शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन IOL केमिकल को लेकर भी कई रिपोर्ट्स जो हैं, रादर इंडियन इन्फ्लुएंस की एक रिपोर्ट को रिफ़र भी किया गया था। 145 रुपये के टारगेट्स वो इसमें दे रहे हैं और उन्होंने भी ये बात बोली कि हाँ, कंपनी जिस तरह कामकाज कर रही है अभी नहीं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इस पर इम्पैक्ट ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। रादर एक सवाल ज्ञानचंद का आया है, चंडीगढ़ सवाल पूछा गया है प्रिकॉल को लेकर। 200 शेयर हैं और 103 रुपये के भाव पे खरीदारी है। क्या राय रखते हैं आप सुमित? प्रिकॉल पर 103 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 85-86 का मौजूदा स्तर है, लाल निशान में आज 200 शेयर हैं, क्या राय रखते हैं आप? देखिए, कोई बड़ी तेजी तो अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रही है क्योंकि बहुत दिनों से ये स्टॉक ऊपरी लेवल से एक दबाव दिखा रहा है और अभी हमने लोअर लेवल से एक रिकवरी देखी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वापस इस स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिलेगा और ये स्टॉक के अंदर हमको वीकनेस देखने को मिलेगी। मैं स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस सजेस्ट कर देता हूँ। ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली ऊपर में रेजिस्टेंस है 90-91 लेवल्स के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक के अंदर हमको 100 से 105 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इनको जो सबसे पहले रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है वो है 90-91 का लेवल और नीचे में जो सपोर्ट है वो प्रेजेंट लेवल से 78-77 के आसपास है। अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक के अंदर हमको 60 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमारी स्टॉक के ऊपर फिलहाल कोई बाई की सलाह नहीं है, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। अगर यहाँ से कोई भी पुलबैक मिलता है तो इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। ठीक है। इस बीच क्योंकि अब जो मैक्रो डेवलपमेंट हुआ नोटबंदी का, उसका असर सभी सेक्टर्स पे था। NBFC से छूते नहीं थे, प्राइसिंग पे तो असर दिखा, लेकिन अब इनके ऑपरेशनल कामकाज पर भी असर देखने को मिल रहा है। पूरी डिटेल लेकर अनुराग शाह हमारे साथ बने हैं। अनुराग, NBFC से जो लोन बांट रहे थे उसमें अब जो लोन दे रहे हैं, क्या फ़र्क दिख रहा है? ये सतर्क क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि अब ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि इनको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ी है? जी बिल्कुल, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही कुछ अनिश्चितता बनी हुई है और उसी को देखते हुए अब NBFC जो कंपनियां हैं अपने लोन अप्रूव कराने से लेकर सैंक्शन करने तक में कुछ सतर्क हो गए हैं और कई सारी NBFC कंपनियों ने तो जो अपनी अधिकतम लोन सीमा है उसको भी कैप कर दिया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजाज फाइनेंस ने जो पहले 8 करोड़ 10 करोड़ तक के भी लोन पास होते थे, अब उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 2.5 करोड़ तक ही सीमित कर दिया है हर तरह के लोन का। उसके पीछे वजह यही है कि जिस तरह से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये बजाज फाइनेंस वगैरह देती थी, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है और उसके ऊपर जैसे लोन टू वैल्यू रेशियो जो इनका होता है 80% होता है, तो 4 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आ सकती है, तो वही प्रॉपर्टी अगर 4 करोड़ से कम की हो जाती है उनके लोन सैंक्शन करने के बाद, तो और आगे जाके कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो उनकी रिकवरी की जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब NBFC कंपनियों ने अपना जो लोन टू वैल्यू रेशियो है जो पहले 80% तक होता था उसको भी करीबन 60% तक कर दिया, क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गई है अभी। और जो जिस तरह के जो एक्सपर्ट्स भी है वो वैल्यूएशन सही तरह से नहीं बता पा रहे, तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी NBFC कंपनियों ने जो अपना जो मैक्सिमम लोन लिमिट है उसको कैप कर दिया है। ठीक है अनुराग, एक और चीज़ समझना चाहते हैं, जो लैप है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों के लिए भी हो गया है कैप?
हाँ जी बिल्कुल, जैसे एनबीएफसी जिस तरह से लोगों का रुझान जो एनबीएफसी कंपनीज में इसलिए ठीक है। होता था क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू होती थी उससे ज्यादा तक मतलब मैक्सिमम लोन दे देते थे बिना ज्यादा कुछ मतलब पेपर वर्क वगैरह के, इसलिए और रिस्क भी एनबीएफसी कंपनीज को रहती थी, तो लोन टू वैल्यू रेशियो 80% तक का होता था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद जो वैल्यूएशन से जुड़ा जो अनिश्चितता है उसी को देखते हुए जो लोन टू वैल्यू रेशियो है उसको कम कर दिया है। हाँ, हालांकि खबरें यहाँ तक भी है कि बहुत सारे जो अप्रूव लोन थे कस्टमर्स ने वो भी कैंसिल करा दिए हैं एनबीएफसी कंपनीज के। ठीक है, शुक्रिया अनुराग की एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए कि जो अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि सिक्योर्ड लोन है जिसमें कुछ हेज किया जाता प्रॉपर्टी रखी जाती थी, वो अब उसकी जो वैल्यू है वो कम कर दी गई है क्योंकि मार्केट में स्पेकुलेशन है। अभी तय नहीं हो पा रहा है कि उस प्रॉपर्टी जिसको हम हेज मॉर्गेज करने वाले हैं वो अपने आप में उसकी वैल्यू कितनी है, गिर जाएगा तो रिकवरी कैसे होगी, कुर्की कैसे करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो नोटबंदी के बाद अब सामने निकल के आया है। तो बजाज फाइनेंस जो कि लीडर है अब उसने एक कदम यहाँ पे उठाया है। अनुराग शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ब्रजेश, माफ़ कीजिए अविनाश, आपकी ये जो मार्केट पे अभी रिकमेंडेशंस देखी हमने सुनी है, लेकिन ओवरऑल जिस पर बैंकिंग बैंक या निफ्टी है वो क्या करे, एक बार आप उस पर कुछ बताएंगे? मुझे लग रहा है कि डिम्पी इन द शॉर्ट टर्म बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत मार्केट्स शायद कॉशियसली वेट करेगा, क्योंकि जो दिसंबर क्वार्टर रहेगा यहाँ पे हमने देखा है कि जो पीएसयू बैंक्स है उनको शायद एक ही ट्रिगर है कि रेट कट पॉसिबली आने वाले पॉलिसी में आए तो ये एक सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा। लेकिन ऑपरेशनली हमको लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी जल्दी स्टॉक्स भाग चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। बट रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो गिने चुने प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पे अगर कोई भी गिरावट आती है तो खरीद ले। बट पीएसयू बैंक्स में शायद हो सकता है कि एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ा सा पेन मार्केट्स को विटनेस करने पड़े, क्योंकि रेट कट आने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट लोन बुक में आएगी ऐसे लग नहीं रहा है। जी चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सादा सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए। इस बीच एक अपडेट आपको और देते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अब आपका बाजार को तेजी से समेटेंगे।